हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम सभी लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं हम सभी लोग जियोग्राफी का। ये थर्ड टॉपिक पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध पढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ाई को शुरू करते हैं। प्रकाश चक्र क्या होता है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, घूर्णन या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, ताकि इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। ये पढ़ चुका है हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। नोट में, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग या अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है। इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित देश पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। नंबर 2, परिक्रमण। ये पृथ्वी की गतियाँ हैं, ठीक है। घूर्णन पढ़ लिया, अब हम सभी लोगों को परिक्रमण पढ़ना है। परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घकालिक मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक काल कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ये भी पढ़ लिया था, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। नक्षत्र दिवस। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। नोट में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। नोट में क्या लिखा है इन्होंने? अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपसौर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक कोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अपसौर क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, कम दूरी पर उपसौर, और जब ज़्यादा दूर हो तो अपसौर। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। एप्साइड रेखा क्या होती है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। और अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्षांश कई जगह अक्षांश 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 सुनने को मिलेगा, सुनते ही रहोगे, कान दर्द हो जाएंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सबसे लंबा दीर्घतम अक्षांश है और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश पढ़ लिया, अब अक्षांश समांतर को भी पढ़ लेते हैं। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नोट वाला पढ़ लेते हैं। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी।
ये अभी हम सभी लोग क्या है पढ़ रहे हैं, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी के मध्य ये सब टॉपिक लिखे हुए हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा। उत्तर में क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दक्षिण में क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कितने अक्षांश पर कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.30 डिग्री 30 मिनट अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.30 डिग्री 30 मिनट अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क किन किन देशों से होकर गुजरती है, टोटल 16 देशों से, जो तीन महाद्वीपों में फैले हुए। एशिया महादेश में कौन कौन से हैं, बांग्लादेश से होकर गुजरती है, भारत से होकर म्यांमार, चीन, ताइवान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं ओमान से गुजरती है। अफ्रीका महादेश में माली, मारिटानिया, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र से होकर। उत्तरी अमेरिका महादेश में मैक्सिको एवं बहामास से। और ये मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, ये भी पढ़ लेते हैं। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन 10 देशों से गुजरती है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। अभी हम लोगों ने कर्क रेखा पढ़ा, मकर रेखा, अब ये तीसरा पढ़ रहे हैं विषुवत रेखा। ये 10-13 वो कर्क रेखा सबसे ज़्यादा 16, फिर सबसे कम मकर रेखा 10 देशों से, विषुवत रेखा 13 देशों से। जो 3 महाद्वीपों में है, दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया व ब्राज़ील, अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या एवं सोमालिया। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरिबाती। अब देशांतर, अक्षांश के बारे में पढ़ लिया बहुत कुछ, अब हम पढ़ते हैं देशांतर के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। लेटीट्यूड के बारे में पढ़ा है, अब लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों पर विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए, अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इसमें हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही देशांतर हैं, इसलिए देशांतर को पश्चिम या पूर्व न लिखकर 180 डिग्री ही लिखा जाता है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर पूरा पढ़ लेते हैं जितना हो पाता है, अगर आज हो जाएगा तो ठीक है, वरना क्लास को यहीं पे रोक लेंगे, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़बरदस्ती वीडियो बना रहा हूँ दवा खा के, बस थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की गोरे नाम से जानी जाती है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती हैं। नोट: अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी की एक माप है और देशांतर प्रमुख या मध्योत्तर से दूरी की माप है। न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम, दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। और संक्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा मिटा दूँ ये चाहता है। संक्रांति के बारे में पढ़ते हैं। सोलेस्टिस के बारे में, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इससे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयानांत या उत्तर अयानांत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है।
नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत या दक्षिण अयनांत कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में कब सबसे बड़ा दिन होता है? 22 दिसंबर। विषुव 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है आप सभी लोगों को, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक का दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। नोट: पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य ग्रहण पढ़ लेते हैं और चंद्र ग्रहण पढ़ लेते हैं, फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। बाकी की चीज़ें कल पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण: जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा घुस चुका है किसके किसके बीच? सूर्य और पृथ्वी के बीच। इसीलिए क्या हो रहा है? सूर्य की रोशनी दिख नहीं रही है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण पढ़ लेते हैं अब हम सभी लोग। लूनार क्या चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ लेते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, अब इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच एंट्री मार रही है कौन? पृथ्वी। तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा में। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या में। सूर्य ग्रहण में कौन आता है बीच में? चंद्रमा आता है। किनके बीच आता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? कौन बीच में आता है? पृथ्वी बीच में आती है। किनके बीच में आती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। ये कब होता है? पूर्णिमा को होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। अब इसके बाद से हम सभी लोग कल पढ़ेंगे। थोड़ा मैं रेस्ट ले लूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।